आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे हम सब ने बचपन में जरूर पढ़ा है, लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। और मजे की बात यह है कि इसे लिखा ही इसलिए गया था ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। पर ये बच्चों के लिए नहीं था। हाँ, ये उन लोगों के लिए था जो देश चलाने वाले थे। इसकी कहानियों में मतलब इतनी परतें हैं कि ये आज भी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का मिशन भी यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये महान नीति ग्रंथ आखिर लिखा क्यों गया, और हम इसकी कहानियों में छिपे उन कोड्स को क्रैक करेंगे जो आज की दुनिया के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमारे पास पंचतंत्र के कई अंश हैं जो इसकी मूल कहानी और प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो पंचतंत्र की रचना का कारण बनी। हाँ, मेरा पहला सवाल वहीं से शुरू होता है। मतलब जानवरों की कहानियों के जरिए राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार कुशलता सिखाने का यह आइडिया ही अपने आप में बहुत अनोखा है। सीधे सीधे एक किताब क्यों नहीं दे दी गई? ये आइडिया असल में एक जरूरत से निकला था। कहानी है दक्षिण देश के महिला रोप्य नगर के राजा अमर शक्ति की। राजा बहुत गुणी और शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी। उनके बेटे? हाँ, उनके 3 बेटे, वसु शक्ति, उग्र शक्ति और अनेक शक्ति। ये तीनों राजकुमार शास्त्र विमुख थे। शास्त्र विमुख मतलब उन्हें पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, और यूं कहिए कि वे बुद्धिहीन माने जाते थे। अच्छा, तो राजा के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या रही होगी कि उनके बाद इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा? बिल्कुल। राजा ने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन राजकुमारों को सिखा नहीं पाया। तब एक मंत्री ने विद्वान विष्णु शर्मा का नाम सुझाया, जो नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। राजा ने उन्हें बुलाया और अपने बेटों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपने की पेशकश की। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लग रही है। विष्णु शर्मा ने ये चुनौती स्वीकार की और कहा कि वो 6 महीने में राजकुमारों को विद्वान बना देंगे। हाँ, ये एक शिक्षक के तौर पर उनका जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है, या फिर वो ये जानते थे कि राजकुमार मूर्ख नहीं है, बस उनका सीखने का तरीका अलग है। उनकी असल डायग्नोसिस क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है। ये आत्मविश्वास और डायग्नोसिस दोनों का मिश्रण था। विष्णु शर्मा ने ये भांप लिया था कि इन राजकुमारों को उपदेशों और सिद्धांतों से नहीं सिखाया जा सकता। अच्छा। उनका दिमाग उस तरह से काम ही नहीं करता था। उन्होंने शर्त रखी, महाराज, मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के भीतर नीति शास्त्र में निपुण बना दूंगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो ये एक तरह से एक कस्टम करिकुलम था जो खास तौर पर उन राजकुमारों के लिए डिजाइन किया गया था। बिल्कुल। जिसे आजकल हम गेमिफिकेशन या नैरेटिव बेस्ड लर्निंग कहते हैं, ये तो हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था। सटीक कहा। विष्णु शर्मा ने सभी नीति ग्रंथों का सार निकाला और उसे दिलचस्प कहानियों में पिरो दिया, जहां हर किरदार एक खास मानवीय गुण या अवगुण का प्रतीक था। इसी से पंचतंत्र की रचना हुई, जिसे उन्होंने 5 मुख्य भागों या तंत्रों में बांटा। तो चलिए इन 5 तंत्रों की बनावट को समझते हैं। इनका मूल विचार क्या है? ये 5 तंत्र एक तरह से जीवन और शासन चलाने के 5 स्तंभ हैं। पहला है मित्र भेद, दोस्तों में फूट। हाँ, यानी दोस्तों के बीच फूट कैसे पड़ती है। दूसरा है मित्र संप्राप्ति, यानी अच्छे दोस्त कैसे बनाएं और जोड़े जाते हैं। ठीक है। तीसरा है काकुलुकियम, कौओं और उल्लुओं की कहानी के जरिए युद्ध, शांति और कूटनीति की रणनीतियां। दिलचस्प। चौथा है लब्ध प्रणाश, यानी हाथ में आई हुई चीज को अपनी बेवकूफी से कैसे गवा दिया जाता है। और 5वां है अपरीक्षित कारक। बिल्कुल, बिना जांच पड़ताल किए काम करने के भयानक नतीजे। ठीक है, तो पंचतंत्र की पहली ही शिक्षा दोस्तों को लेकर है, उन्हें खोना और पाना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? राजनीति की पहली शिक्षा दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सबसे जरूरी शिक्षा है, एक राजा के लिए या आज के दौर में एक सीईओ या लीडर के लिए। सही सदाकार और सहयोगी उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और गलत लोग सबसे बड़ा खतरा। मित्रभेद तंत्र इसी पर केंद्रित है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है सिंह यानी पिंगलक और बैल संजीवक की, जिनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक गीदड़ उसे तोड़ देता है। हाँ, एक दुष्ट और चालाक गीदड़ दमनक उनकी दोस्ती से जलता था। उसने दोनों के कान भरे, अफवाहें फैलाईं और ऐसा माहौल बनाया कि दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। और अंत में सिंह ने अपने ही सबसे अच्छे दोस्त बैल को मार डाला। लेकिन
क्या हम सारा दोष उस गीदड़ पर डाल सकते हैं? क्या सिंह और बैल की दोस्ती में ही कोई कमी थी कि वो एक बाहरी व्यक्ति की बातों में इतनी आसानी से आ गए? शायद ये कहानी भरोसे की नाजुक प्रकृति के बारे में भी है। बिल्कुल, यही इसका गहरा विश्लेषण है। पंचतंत्र सिर्फ ये नहीं कहता कि बुरे लोगों से बचो, वो ये भी सिखाता है कि अच्छे से अच्छे रिश्ते भी कम्युनिकेशन गैप और शक की वजह से टूट सकते हैं। अच्छा। दमनक ने सिर्फ उस गैप का फायदा उठाया। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, वर्धमानो महान स्नेहा सिंहो वृषयोर्वने पिशुनेना तिलुब्धेना जम्बुकेन विनाशिता। इसका मतलब? यानी वन में सिंह और बैल के बीच बढ़ रहे महान स्नेह को एक चुगलखोर गीदड़ ने नष्ट कर दिया। ये आज के कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स का सटीक वर्णन है। सही बात है। अब बाहरी खतरों से हटकर अपनी आंतरिक शक्ति पर आते हैं। पंचतंत्र बार बार ये कहता है कि शारीरिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि और विवेक है। ये तो पंचतंत्र का मूल मंत्र है। सबसे अच्छा उदाहरण चतुर खरगोश की कहानी है। हाँ, जिसने अपनी बुद्धि से एक अहंकारी सिंह को कुएं में कुदवाकर मार डाला था। बिल्कुल, ये कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ा एक श्लोक है जो बहुत गहरी रणनीति सिखाता है। कौन सा? निर्विशेनापि सर्पेण कर्तव्या महति फणा विषम भवतु व मा भूत फणाटोपो भयंकरः। ओह! इसका अर्थ है कि जिस सांप में जहर न भी हो, उसे भी अपना फन पूरी तरह फैलाकर रखना चाहिए। जहर हो या ना हो, फन का दिखावा ही डराने के लिए काफी होता है। तो क्या पंचतंत्र यहाँ फेक इट टिल यू मेक इट की बात कर रहा है कि अगर आपके पास असल में पावर नहीं भी है तो भी पावरफुल होने का दिखावा करो? ये तो आज की कॉर्पोरेट और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा नियम लगता है। इसे स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग कहते हैं। बिल्कुल, ये शक्ति के प्रदर्शन का मनोविज्ञान है। पंचतंत्र ये नहीं कह रहा कि आप धोखेबाज बने, बल्कि ये कह रहा है कि अपनी कमजोरी को जाहिर ना होने दें। आपकी प्रतिष्ठा और आपका भय भी आपकी एक शक्ति है, चाहे आपके पास असल हथियार हो या न हो। ये विशुद्ध रणनीति है। बुद्धि का इस्तेमाल करके ताकतवर दिखना एक बात है, लेकिन क्या होता है जब आप बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए ही कोई काम कर बैठते हैं? मुझे लगता है ये पंचतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, और शायद आज के दौर की सबसे जरूरी भी। ये अपरीक्षिताकारक तंत्र का सार है, बिना जांचे परखे काम करना। इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है ब्राह्मणी नकुल कथा। हाँ, वो नेवले वाली कहानी। जी, एक ब्राह्मणी ने एक नेवले को पाला था। एक दिन वो घर लौटी तो नेवले के मुंह पर खून देखा और बिना सोचे समझे उसे मार डाला, ये मानकर कि उसने बच्चे को मार डाला है। बिल्कुल, और अंदर जाके पता चला कि नेवले ने तो सांप से बच्चे को बचाया था। आपने कहानी को एकदम सही सारांश में बताया। अब इसके विश्लेषण पर आते हैं। ये कहानी आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा डरावनी लगती है। हम सब यही तो करते हैं। कैसे? एक भड़काऊ हेडलाइन देखी, एक अधूरा स्क्रीनशॉट पढ़ा और फौरन अपना पानी से भरा घड़ा, यानी अपना गुस्सा, अपना जजमेंट उस इंसान पर फेंक देते हैं। बाद में पता चलता है कि पूरा कॉन्टेक्स्ट तो कुछ और ही था। सही बात है। ये ब्राह्मणी वाली गलती तो हम दिन में 10 बार करते हैं, बस हमारा घड़ा डिजिटल है। क्या बेहतरीन कनेक्शन है। आपने इस कहानी को आज के संदर्भ में जिंदा कर दिया। पंचतंत्र का श्लोक कहता है, अपरीक्ष्य न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्या न खुले यथा। जिसका मतलब है बिना परीक्षा किए कुछ न करें, जो भी करें भली भांति जांच कर करें, वरना बाद में ब्राह्मणी की तरह ही पछताना पड़ता है। ये कन्फर्मेशन बायस और जल्दबाजी में निर्णय लेने के खिलाफ एक शाश्वत चेतावनी है। बुद्धि का सही इस्तेमाल न करने का ये एक पहलू हुआ, लेकिन एक और खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में पंचतंत्र हमें चेतावनी देता है। कौन सा? जब आपके पास ज्ञान तो बहुत हो पर बुद्धि या कॉमन सेंस बिल्कुल ना हो, नॉलेज विदाउट विजडम। हाँ, और ये लब्ध प्रमाश तंत्र का एक महत्वपूर्ण सबक है। इसकी कहानी है सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। अच्छा। 3 विद्वान ब्राह्मण थे जिनके पास किताबी ज्ञान का भंडार था, यहाँ तक कि वे मरे हुए प्राणी को भी जीवित कर सकते थे। और रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर मिलता है और वे अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए उसे जिंदा करने का फैसला करते हैं। बिल्कुल। उनका चौथा साथी, जिसका नाम सुबुद्धि था, उसके पास शायद उतनी विद्या नहीं थी पर बुद्धि थी। उसने उन्हें बहुत रोका कि ये मूर्खता है, शेर जिंदा होते ही हमें खा जाएगा, पर वो अपने अहंकार में नहीं माने।
सुबुद्धि अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शेर ने जिंदा होते ही अपनी बनाने वालों को ही मार डाला। ये तो बिल्कुल उन लोगों की तरह है जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां तो होती हैं, पर वो सड़क पार करना भी नहीं जानते। ये एजुकेटेड फूल्स का क्लासिक उदाहरण है। हाँ, सही कहा। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे किसी न किसी से जरूर मिले। बिल्कुल। इसीलिए पंचतंत्र कहता है, वरम बुद्धिर न विद्या, विद्या या बुद्धिरुत्तमा। यानी वो विद्या किस काम की जिसमें बुद्धि न हो। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। शास्त्र का ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उस ज्ञान को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका विवेक होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सही बात है। इसी से जुड़ी एक और कहानी है मगरमच्छ और बंदर की। हाँ, जहाँ मगरमच्छ बंदर का दिल खाने के लालच में उसे धोखा देता है। जी, वो अपनी पत्नी के कहने पर बंदर का दिल लेने के लिए उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीच में ले जाता है, लेकिन बंदर अपनी चतुराई से कहता है कि वो तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया है और अपनी जान बचा लेता है। तो यहाँ भी बंदर की बुद्धि मगरमच्छ के शारीरिक बल और लालच पर भारी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो ये साफ है कि कहानियां सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है। ये इंसानी मनोविज्ञान, व्यवहार और रणनीति की एक हैंडबुक है। बुद्धि से जीत, जल्दबाजी में नुकसान और पढ़े लिखे मूर्खों से खतरा। ये नियम आज भी कॉर्पोरेट बोर्डरूम में, संसद के गलियारों में और हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में उतने ही लागू होते हैं जितने सदियों पहले उन राजकुमारों के लिए थे। किरदार बदल गए हैं लेकिन खेल और उसके नियम वही हैं। सही कहा। तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सूचनाओं का अंबार है और हर कोई रिएक्ट करने की जल्दी में है, क्या पंचतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सबक अपरीक्षित कारक यानी बिना सोचे समझे काम न करना ही है? मुझे लगता है ये आज के लिए सबसे जरूरी सबक है। हम जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि सुर्खियों के आधार पर निर्णय लेते हैं। ब्राह्मणी की तरह। हाँ, ब्राह्मणी की तरह हम भी अक्सर खून से सना मुंह देखते हैं पर उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सच्चाई जानने में समय और मेहनत लगती है और फैसला सुनाना आसान है। तो हम अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, कोई ऑफिस की गॉसिप हो या कोई बड़ा निवेश का फैसला हो, निर्णय लेने से पहले हम कितनी परीक्षा करते हैं? क्या हम पूरी कहानी जानने का इंतजार करते हैं या सिर्फ खून से सने मुंह को देखकर ही अपना डिजिटल घड़ा किसी पर फोड़ देते हैं?